जानिना से एक संवाददाता लिखता है। फ्रांज नोर्तिये के कक्ष से इस प्रकार लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला कि वेलांतिन को भी उस पर दया आ गई। विल्फोर ने कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए और अपने अध्ययन कक्ष में जा छिपा, जहां 2 घंटे बाद उसे निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ। आज प्रातः जो कुछ उद्घाटित हुआ, उसके पश्चात नोर्तिये द विल्फोर यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके परिवार और फ्रांजिस दैपिने के परिवार के बीच कोई संबंध संभव रह गया है। फ्रांजिस दैपिने यह विचार कर स्तब्ध हैं कि विल्फोर, जिन्हें आज वर्णित घटनाओं का ज्ञान प्रतीत होता था, उनके प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान न कर सके। जो कोई उस क्षण मजिस्ट्रेट को देखता जिस आघात से वह अभिभूत थे, वह यह विश्वास न करता कि उन्होंने इसका पूर्वाभास किया था। वास्तव में उन्होंने कभी सोचा ही न था कि उनके पिता इतने स्पष्ट या इतने कठोर होंगे कि ऐसी कथा स्वयं कह सुनाएंगे। सत्य तो यह है कि नोर्तिये अपने पुत्र की मत धारणा की उपेक्षा करते हुए कभी इस विषय को स्पष्ट करने का कष्ट ही नहीं उठाया था, और विल्फोर सदैव यह मानते रहे कि जनरल क्वेस्नेल अथवा बैरन डेपिने, चाहे उसे उसके स्वनिर्मित नाम से पुकारें या प्रदत्त उपाधि से, की हत्या की गई थी, न कि सम्मानपूर्वक द्वंद्व युद्ध में मृत्यु हुई थी। यह कठोर पत्र उस युवक की ओर से जो अब तक अत्यंत आदरपूर्ण रहा था, विल्फोर जैसे व्यक्ति के अभिमान पर घातक आघात था। वह अब भी अपने अध्ययन कक्ष में पहुंचा ही था कि उसकी पत्नी पीछे पीछे आ गई। नोर्तिये के बुलावे पर फ्रांस का अचानक लुप्त हो जाना सबको इतना चकित कर गया था कि विल्फोर की पत्नी की स्थिति, जो नोटरी और साक्षियों के साथ अकेली रह गई थी, अधिकाधिक असहज हो गई। अंततः उसने निश्चय किया और यह कहकर चली आई कि वह जानना चाहती है कि क्या हुआ। विल्फोर ने उसे केवल इतना बताया कि उसके, नोर्तिये और दैपिने के बीच हुए विवाद के पश्चात फ्रांस का वेलांतिन से संबंध विच्छेद हो गया है। यह समाचार उन लोगों तक पहुंचाना सरल न था जो अब भी प्रतीक्षा कर रहे थे। अतः विलाफोर की पत्नी लौटकर बोली कि बैठक के आरंभ में ही नोर्तिये को पक्षाघात का आघात सा हुआ, इसलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर स्वाभाविक ही कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यह समाचार यद्यपि असत्य था, पर समान प्रकार की दो अन्य विपत्तियों के बाद इतना विचित्र प्रभाव डाल गया कि सबने एक दूसरे की ओर विस्मय से देखा और बिना कुछ कहे चले गए। इधर वेलांतिन एक साथ प्रसन्न और स्तब्ध उस दुर्बल वृद्ध को आलिंगन कर और कृतज्ञता व्यक्त कर, जिसने एक ही आघात में उस बंधन को तोड़ दिया था जिसे वह अब अविच्छेद्य मानने लगी थी, यह पूछकर कि क्या वह विश्राम के लिए जा सकती है, नोर्तिये की दृष्टि से अनुमति लेकर चली गई। पर अपने कक्ष में जाने के स्थान पर वह गलियारे से उतरकर छोटी द्वारिका से बगीचे में जा पहुंची। एक के बाद एक घटित घटनाओं के बीच उसके मन को एक अस्पष्ट आशंका सतत व्याकुल किए हुए थी। हर क्षण उसे प्रतीत होता था कि मोरेल भीतर आ धमकेगा, पीला, उग्र, जैसे लूसी ऑफ लैमरमूर के वागदान पर रेवनसूट का स्वामी। संयोग से वह ठीक समय पर फाटक तक पहुंच गई। मैक्सिमिलियन, यह भांपकर कि कुछ होने वाला है, जब उसने फ्रांस को विल्फोर के साथ कब्रिस्तान से निकलते देखा, उसके पीछे पीछे आया था। फिर उसे भीतर जाते, निकलते और शातोरेनो के साथ लौटते देख उसके मन में कोई संदेह न रहा। वह अपने स्थान पर पहुंच गया, किसी भी स्थिति के लिए तैयार, निश्चयपूर्वक कि अवसर मिलते ही वेलांतिन उससे मिलने आएगी। वह सही था। बाढ़ से लगी आंखों से उसने युवती को फाटक की ओर दौड़ते देखा, अपनी सामान्य सावधानियां तक भूलकर। पहली दृष्टि में ही मैक्सिमिलियन आश्वस्त हो गया और उसके प्रथम शब्द पर वह आनंद से उछल पड़ा। हम बच गए, वेलांतिन ने कहा। बच गए, मोरेल ने दोहराया, इस सौभाग्य पर विश्वास न कर सकने की दशा में। किसने बचाया हमें? मेरे दादा ने। ओह मोरेल, उनसे प्रेम करो। मुरेल ने शपथ ली कि वह उस वृद्ध से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करेगा, और यह शपथ उसके लिए कठिन न थी, क्योंकि उस क्षण वह उन्हें केवल मित्र या पिता की भांति नहीं, वरन
देवता की भांति पूज रहा था। पर यह हुआ कैसे? मोरेल ने पूछा। उन्होंने कौन सा विचित्र उपाय अपनाया? वेलांतिन सब कहने को उद्यत हुई, पर फिर सोचा कि इस सब के पीछे एक भयानक रहस्य है जो केवल उसका अपना नहीं। बाद में उसने कहा, सब बताऊंगी, बाद में। कब? जब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। इस उत्तर ने वार्ता को ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां मोरेल सब समझ सका। उसने समझ लिया कि आज के लिए जितना जाना पर्याप्त है, उसी से संतोष करना होगा। फिर भी वह तभी जाने को तैयार हुआ जब वेलांतिन ने अगले संध्या मिलने का वचन दिया। उसने वचन दिया। उसकी दृष्टि में सब कुछ बदल चुका था और अब उसके लिए यह विश्वास करना कहीं सरल था कि वह मोरेल से विवाह करेगी, बनिस्बत उस विश्वास के जो 1 घंटे पूर्व था कि उसे फ्रांजस से विवाह करना ही होगा। इसी बीच विल्फोर की पत्नी नोर्तिये से मिलने ऊपर गई। वृद्ध ने उसे उसी कठोर अंधकारमय दृष्टि से देखा जो वह प्रायः उस पर डाला करता था। विल्फोर की पत्नी ने उसी कठोर अंधकारमय दृष्टि का सामना किया जिससे वृद्ध प्रायः उसे देखा करते थे। मैं जानती हूँ, उसने कहा, कि वेलांतिन का संबंध टूट गया है क्योंकि यह विच्छेद यहीं हुआ है। नोर्तिये ने कोई भाव प्रकट नहीं किया, पर विल्फोर की पत्नी ने आगे कहा, जो आप नहीं जानते वह यह है, वह ही है कि मैं सदा इस संबंध के विरुद्ध रही हूं जो मेरी आपत्तियों के बावजूद होने जा रहा था। नोर्तिये ने प्रश्न सूचक दृष्टि से अपनी पुत्रवधू की ओर देखा। अब जबकि संबंध टूट चुका है और मैं जानती थी कि आपको यह अप्रिय था, मैं एक ऐसी प्रार्थना लेकर आई हूं जो न विल्फोर कर सकते थे और न वेलांतिन। नोर्तिये की आंखों ने पूछा, कौन सी? मैं आई हूं, उसने आगे कहा, एकमात्र उस व्यक्ति के रूप में जिसे ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि इस विषय में मुझे कोई स्वार्थ नहीं। आपसे यह निवेदन करने कि आप अपनी पौत्री को अपना स्नेह नहीं, क्योंकि वह उसे सदैव प्राप्त रहा है, बल्कि अपनी संपत्ति लौटा दें। एक क्षण के लिए नोर्तिये की दृष्टि अस्थिर रही, मानो वह इस आग्रह के पीछे का कारण खोज रही हो और उसे न पा रही हो। क्या मैं आशा कर सकती हूँ, उसने कहा, कि आपकी इच्छा उसी अनुरोध के अनुकूल थी जो मैंने अब भी किया है? हाँ, नोर्तिये ने संकेत दिया। तो उसने निष्कर्ष में कहा, मैं कृतज्ञता और संतोष के साथ आपको छोड़ती हूँ। और झुककर प्रणाम कर वह कक्ष से बाहर चली गई। अगले दिन नोर्तिये ने विधिवत नोटरी को बुलवाया। पहला वसीयतनामा नष्ट कर दिया गया और एक नया तैयार हुआ, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति वेलांतिन के नाम कर दी, इस शर्त पर कि वह उनसे अलग न होगी। समाज में यह गणना की जाने लगी कि सेंट मेराव के मार्कीस और मार्कीस की उत्तराधिकारी और अब अपने दादा की कृपा से पुनः संपन्न हुई मादेमोआजेल द विल्फोर एक दिन लगभग 3 लाख लिव्र वार्षिक आय की स्वामिनी होगी। उधर जहां विल्फोर के घर संबंध विच्छेद हो रहा था, वहीं मॉर्सेयर के काउंट को मोंते क्रिस्तो ने भेंट दी और दांगलार को अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए उसने अपना लेफ्टिनेंट जनरल का वर्दीधारी परिधान धारण किया, वही जिसमें उसके समस्त अलंकरण जड़े थे, और अपने श्रेष्ठ घोड़े जुड़वाए। इस भव्य सज्जा में वह रूदला शौसेदंता पहुंचा और दांगलार को अपनी उपस्थिति की सूचना भेजी, जो उस समय माह के अंतिम लेखे जोखे में व्यस्त था। पिछले कुछ सप्ताहों से यह समय बैंकर से मिलने का अनुकूल अवसर नहीं था, यदि कोई उसे प्रसन्न मुद्रा में पाना चाहता। अतः अपने पुराने मित्र को देखते ही दांगलार ने अत्यंत औपचारिक भाव धारण कर लिया और अपनी कुर्सी पर तन कर बैठ गया। मॉर्सेयर अपने सामान्य कठोर औपचारिक व्यवहार के विपरीत प्रसन्न और सौहार्दपूर्ण मुस्कान धारण किए हुए था। चूंकि उसे लगभग निश्चित था कि उसका प्रस्ताव अनुकूल ही ग्रहण किया जाएगा, उसने कूटनीतिक भूमिका बांधने का कष्ट न किया और
सीधे विषय पर आ गया। मैं उपस्थित हूँ बैरन, उसने कहा। काफी समय से हम उस विषय के चारों ओर घूमते रहे हैं जिसके बारे में हमने कहा था। वह बोल ही रहा था कि उसने सोचा था बैंकर का मुखमंडल शिथिल होगा, अपनी चुप्पी के कारण की व्याख्या करता हुआ। पर इसके विपरीत वह और अधिक शीतल और निश्चेष्ट हो गया। इसी कारण मोर्सेर वाक्य के मध्य ही रुक गया। हमने क्या कहा था काउंट? बैंकर ने पूछा, मानो अपने स्मरण में उसके आशय का कारण खोज रहा हो। आ, समझ गया, मोर्सेर ने कहा। आप औपचारिकताओं का पालन करना चाहते हैं और मुझे स्मरण दिलाना चाहते हैं कि शिष्टाचार के अनुसार उचित प्रक्रिया का अनुसरण होना चाहिए। अच्छा, जैसा आप चाहें। मुझे क्षमा कीजिए। मेरा एक ही पुत्र है और यह प्रथम अवसर है जब मैं उसके विवाह पर विचार कर रहा हूं। इसलिए इन विषयों में अभी नवागत हूं। अच्छा, मैं आपकी इच्छा के अनुसार करूंगा। वह उठा, गहरा झुककर प्रणाम किया और बोला, बैरन, मुझे यह सम्मान दीजिए कि मैं आपकी पुत्री मादेमोआजेल यूजनी दांगलार का हाथ अपने पुत्र विस्काउंट अल्बेर द मॉर्सेर के लिए मांगूं। पर जिन शब्दों को मॉर्सेर ने अनुकूल भाव से ग्रहण किए जाने की अपेक्षा की थी, उन्हें सुनकर दांगलार ने भौं उठा दी और बिना उसे बैठने का निमंत्रण दिए कहा, काउंट, उत्तर देने से पूर्व मुझे इस विषय पर विचार करना होगा। विचार? मॉर्सेर विस्मय से बोला। क्या 8 वर्षों में जब से हमने इस संबंध का प्रथम उल्लेख किया, आपको विचार करने का समय नहीं मिला? प्रतिदिन, दांगलार ने कहा। नए विचार हमें पुराने निर्णयों पर पुनर्विचार करने को बाध्य कर देते हैं। आपका क्या अभिप्राय है? मोर्सेर ने पूछा। मैं समझा नहीं। मेरा आशय है, काउंट, कि पिछले 15 दिनों में कुछ नई परिस्थितियां। एक क्षण, मोर्सेर ने कहा। क्या आप गंभीर हैं या यह कोई खेल है जो हम खेल रहे हैं? कौन सा खेल? हाँ, आइए, अपने पत्ते मेज पर रख दें। मैं तो यही चाहता हूं। आप मोंते क्रिस्तो से मिले हैं। मैं उनसे प्रायः मिलता हूं, दांगलार ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा। वह मेरे मित्र हैं। तो पिछली बार जब आप उनसे मिले, आपने कहा था कि मैं इस संबंध के विषय में अनिश्चित प्रतीत होता हूं। हाँ, कहाँ था? तो देखिए, मैं न अनिश्चित हूं न विस्मृत, क्योंकि मैं आपसे आपका वचन निभाने को कहने आया हूं। दांगलार मौन रहा। क्या आपने अपना विचार बदल लिया है? मोर्सेर ने जोड़ा। या केवल मुझे अपमानित करने के लिए मुझे स्पष्ट निवेदन करने को विवश कर रहे हैं? दांगलार ने अनुभव किया कि यदि वार्ता इसी दिशा में चलती रही तो वह उसके लिए प्रतिकूल सिद्ध होगी। अतः उसने कहा, काउंट, मेरी शीतलता पर आपका आश्चर्य स्वाभाविक है। मैं इसे समझता हूं और विश्वास कीजिए, मुझे स्वयं इससे कम खेद नहीं है। परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह मेरे नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गया है। यह सब ठीक है महोदय, मोर्सेर ने कहा। कोई साधारण आगंतुक ऐसी अस्पष्ट बातों से संतुष्ट हो सकता है, पर काउंट द मोर्सेर साधारण आगंतुक नहीं है। जब मेरे समान व्यक्ति किसी दूसरे से मिलने आए, उसे उसके वचन की स्मृति दिलाए और वह अपना वचन न निभाए, तब उसे अधिकार है कि वह तत्काल एक स्पष्ट कारण की मांग करे। दांगलार कायर था, पर कायर दिखाई देना नहीं चाहता था। मोर्सेर के स्वर ने उसे उत्तेजित कर दिया। मेरे पास पर्याप्त कारण है, उसने उत्तर दिया। और उसका क्या अर्थ है? अर्थ यह कि कारण है, पर ऐसा नहीं जिसे मैं सरलता से बता सकूं। आपको यह तो झांत ही होगा, मोर्सेर ने कहा, कि आपकी यह गोपनीयता मेरे लिए निरर्थक है और किसी भी स्थिति में एक बात स्पष्ट है कि आप
इस संबंध को अस्वीकार कर रहे हैं। नहीं, दांगलार ने कहा, मैं केवल निर्णय स्थगित कर रहा हूं। आप यह अपेक्षा तो नहीं करते, मॉर्सेर ने कहा, कि मैं आपकी इच्छा पर निर्भर होकर विनम्रता से प्रतीक्षा करता रहूं जब तक आप अनुकूल ना हो जाएं? यदि आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते, काउंट, तो इस व्यवस्था को निरस्त मान लीजिए। काउंट ने अपने अभिमानी और उग्र स्वभाव के उस विस्फोट को रोकने के लिए अपने होंठ इस प्रकार भींच लिए कि वे रक्तिम हो उठे। फिर भी यह समझकर कि इन परिस्थितियों में उपहास का पात्र वही बनेगा, वह कक्ष से बाहर जाने को ही था कि विचार बदलकर लौट आया। उसके मुख पर छाया सा संशय उतर आया, आहत गर्व के स्थान पर। आइए, दांगलार, उसने कहा, हम अनेक वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं, अतः हमें एक दूसरे के प्रति कुछ विचार रखना चाहिए। आप मुझे एक स्पष्टीकरण के आर्णी हैं, और मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग घटित हुआ जिसने मेरे पुत्र के प्रति आपकी अनुकंपा बदल दी। यह विस्काउंट से संबंधित नहीं है, इतना ही कह सकता हूं, दांगलार ने उत्तर दिया। और यह देखकर कि मोरसेर कुछ नरम पड़ा है, वह फिर उद्दंड हो उठा। तो किससे संबंधित है? मोरसेर ने घुट्टे स्वर में पूछा, उसका मुख पीला पड़ता हुआ। दांगलार ने इन सभी लक्षणों पर ध्यान दिया और काउंट को असामान्य आत्मविश्वास से देखने लगा। आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं इसे स्पष्ट नहीं कर रहा, उसने कहा। दबी हुई क्रोध कंपन से मोरसेर का शरीर कांप उठा। उसने स्वयं को संयत करने का भरसक प्रयत्न किया। मुझे अधिकार है, उसने कहा, और मैं उस संतोष की मांग करूंगा जो स्पष्टीकरण से मिलता है। क्या आपको मोरसेर की पत्नी से कोई आपत्ति है, या मेरा धन अपर्याप्त है, या मेरे राजनीतिक विचार जो आपसे भिन्न हैं? इनमें से कोई नहीं, दांगलार ने कहा। ऐसी दशा में तो मुझे क्षमा योग्य भी ना माना जाता, क्योंकि ये सब मुझे तब झांत थे जब मैंने ये संबंध स्वीकार किया था। नहीं, आगे मत खोजिए। मुझे लज्जा है कि मैंने आपको ऐसे विचार सुझाने को बाध्य किया। विश्वास कीजिए, यहीं बात समाप्त कर दें। इसे ना तो संबंध माने, ना विच्छेद, केवल विलंब। ईश्वर के लिए क्या शीघ्रता है? मेरी पुत्री 17 वर्ष की है और आपका पुत्र 21 का। समय बीतता रहेगा और घटनाएं घटेंगी। जो बातें आज अस्पष्ट प्रतीत होती हैं, वे कल अत्यंत स्पष्ट हो सकती हैं। और इस प्रकार सबसे क्रूर कलंक भी एक दिन में लुप्त हो जाते हैं। कलंक? आपने कलंक कहा, महोदय? मोरसेर चिल्लाया, श्वेत पड़ते हुए। कोई मुझे कलंकित कर रहा है। काउंट, आगे मत बढ़िए, तांगलार ने कहा। तो क्या मुझे यह अस्वीकृति बिना शब्द कहे स्वीकार करनी होगी? यह मेरे लिए भी उतना ही पीड़ादायक है, बल्कि आपसे अधिक, क्योंकि मैं इस संबंध के सम्मान की अपेक्षा रखता था, और टूटा हुआ संबंध सदैव युवती के लिए उसके वर की अपेक्षा अधिक अपमानजनक होता है। अच्छा, महोदय, फिर और कुछ नहीं, मोरसेर बुदबुदाया और अपने दस्ताने क्रोध से पटकता हुआ कक्ष से निकल गया। दांगलार ने ध्यान दिया कि एक बार भी मोरसेर ने यह पूछने का साहस नहीं किया कि क्या वह स्वयं मोरसेर इस अस्वीकार का कारण है। उस संध्या उसने अपने कुछ मित्रों के साथ दीर्घ बैठक की, और कवालकांति, जो महिलाओं के साथ प्रायः पूरे समय सैलून में उपस्थित रहा था, बैंकर के घर से विदा होने वाला अंतिम व्यक्ति था। अगली प्रातः जागते ही दांगलार ने समाचार पत्र मंगवाए। वे तुरंत प्रस्तुत किए गए। उसने 3-4 को एक ओर रख दिया और लिम्पार्शियल उठा लिया, वही पत्र जिसका प्रबंधन और संपादन बोशां करता था। उसने आवरण शीघ्रता से फाड़ा, गृह समाचारों पर उपेक्षापूर्ण दृष्टि डाली, और संक्षिप्त समाचार स्तंभ पर आकर ठिठक गया, जहां एक समाचार आरंभ होता था, जानिना से एक संवाददाता लिखता है। अच्छा, उसने पढ़कर कहा, कर्नल फर्नांद के विषय में एक छोटा सा लेख है।
जो संभवतः मुझे काउंट ड मोर्सेर को किसी भी आगे के स्पष्टीकरण से मुक्त कर देगा। ठीक उसी समय, अर्थात जब 9 बजे का घंटा बज ही रहा था, अल्बेर de मोर्सेर काले वस्त्रों में बटन तक सलीके से बंद किए हुए कुछ व्याकुल अवस्था में शॉम्स एलिजे स्थित भवन पर पहुंचा और संक्षेप में काउंट के विषय में पूछा। काउंट साहब लगभग आधे घंटे पहले बाहर गए हैं, द्वारपाल ने कहा। क्या वह बैप्तिस्ता को साथ ले गए? मोर्सेर ने पूछा। नहीं, विस्काउंट साहब। बैप्तिस्ताओं को बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है। द्वारपाल स्वयं परिचर को खोजने गया और थोड़ी देर में उसे लेकर लौटा। मेरे मित्र, अल्बेर ने कहा, क्षमा कीजिएगा, पर मैं आपसे यह जानना चाहता था कि आपके स्वामी सचमुच घर पर नहीं हैं? नहीं महोदय, वे नहीं हैं, बैप्तिस्ता ने उत्तर दिया। मुझसे भी नहीं मिलेंगे? मैं जानता हूं कि मेरे स्वामी आपको पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मैं सामान्य निर्देश के आधार पर आपको रोकने का साहस नहीं करता। आप ठीक कहते हैं, क्योंकि मुझे उनसे एक गंभीर विषय पर बात करनी है। क्या आपको लगता है वह देर से लौटेंगे? नहीं, उन्होंने 10 बजे का नाश्ता मंगाया है। अच्छा, तब मैं शॉम्स एलिजे पर टहलकर समय काटता हूँ और 10 बजे लौट आऊँगा। यदि काउंट मुझसे पहले लौट आई, तो उनसे कहिएगा कि मेरी प्रतीक्षा करें। निश्चय ही, महोदय, आप निश्चिंत रहें। अल्बेर ने अपनी किराए की गाड़ी काउंट के द्वार पर छोड़ दी और पैदल चल पड़ा। अल्ले द वेव से गुजरते हुए उसे लगा कि उसने गोस्से के निशानेबाजी गृह के द्वार पर काउंट के घोड़े खड़े देखे हैं। वह उधर गया और घोड़ों को पहचानकर सारथी को भी पहचान लिया। क्या काउंट अभ्यास कर रहे हैं? उसने पूछा। जी हाँ, महोदय, सारथी ने उत्तर दिया। मोर्सेर के वहां पहुंचने से पहले से ही नियमित अंतराल पर कई गोलियों की ध्वनि आ रही थी। वह भीतर गया। परिचर छोटे बगीचे में खड़ा था। क्षमा कीजिए, विस्काउंट साहब, उसने कहा। क्या आप एक क्षण प्रतीक्षा करेंगे? क्यों, फिलिप? अल्बेर ने पूछा। वह नियमित आगंतुक था, अतः यह अवरोध उसे आश्चर्यजनक लगा। क्योंकि जो सज्जन इस समय अभ्यास कर रहे हैं, वे पूरा मैदान अपने लिए लेते हैं और कभी किसी के सामने नहीं चलते। तुम्हारे सामने भी नहीं, फिलिप। जैसा आप देख रहे हैं, मैं अपने दफ्तर के द्वार पर खड़ा हूं। और उनकी पिस्तौल कौन भरता है? उनका सेवक, नूबियन, एक अश्वेत। मेरा वही आशय था। तो आप उस सज्जन को जानते हैं? मैं उन्हें ढूंढने आया हूं, वह मेरे मित्र हैं। अच्छा, तो बात और है, मैं उन्हें सूचना देता हूं। जिज्ञासा से प्रेरित फिलिप भीतर गया। एक क्षण बाद मोंते क्रिस्तो स्वयं द्वार पर प्रकट हुआ। प्रिय काउंट, क्षमा कीजिए कि मैं आपका पीछा करते यहां तक आ पहुंचा, अल्बेर ने कहा। और आरंभ ही में कह दूं, ये आपके सेवकों की भूल नहीं, असावधानी मेरी थी। मैं आपके घर गया था। उन्होंने कहा आप टहलने निकले हैं, पर 10 बजे नाश्ते के लिए लौटेंगे। मैं भी समय काटने निकला और तभी आपके घोड़े और गाड़ी देख ली। आपकी बात से मुझे आशा होती है कि आप मुझे नाश्ते का निमंत्रण देने आए हैं। नहीं, धन्यवाद। अभी भोजन का प्रश्न ही नहीं। संभव है बाद में 7 दोपहर का भोजन करें, पर आज मैं अच्छा साथी नहीं रहूंगा। आखिर बात क्या है? प्रिय काउंट, मैं आज युद्ध करने जा रहा हूं। आप? ये कैसे? द्वंद्व युद्ध में? और कैसे? यह तो समझा, पर कारण? सम्मान का प्रश्न। ओह, तब बात गंभीर है। इतनी गंभीर कि मैं आपसे एक उपकार मांगने आया हूं। कौन सा?
आप मेरे सहायक बने। तब तो वास्तव में गंभीर है। यहाँ नहीं, घर चलकर बात करेंगे। अली, जल लाओ। काउंट ने आस्तीनें चढ़ाई और उस छोटे प्रकोष्ठ में गया जहां निशानेबाज हाथ धोते हैं। आइए, विस्काउंट, फिलिप ने धीरे से कहा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अल्बेर उसके पीछे गया। वहां लक्ष्य पट्ट पर निशानों के स्थान पर ताश के पत्ते जड़े थे। दूर से उसे लगा, इक्का से 10 तक की पूरी गड्डी है। अरे, उसने कहा, क्या आप पिकेट खेल रहे थे? नहीं, काउंट ने कहा, मैं ताश की गड्डी बना रहा था। क्या मतलब? जो तुम इक्के और दो देख रहे हो, मेरी गोलियों ने उन्हें 3, 5, 7, 8, 9 और 10 बना दिया है। अल्बेर निकट गया और देखा कि सचमुच अनुपस्थित चिन्हों के स्थान पर गोलियों के सूक्ष्म समदूरी छिद्र थे, प्रत्येक पत्ते पर ठीक वहीं जहां अंक अंकित होना चाहिए था। लक्ष्यपट की ओर जाते हुए उसने 2-3 अबाबिलें भी उठाईं, जिन्हें काउंट ने उड़ान में ही मार गिराया था। अद्भुत, अल्बेर बोला। और क्या अपेक्षा थी, प्रिय विस्काउंट? मोंते क्रिस्तो ने हाथ पोंछते हुए कहा। मुझे अपने अवकाश के क्षण भरने होते हैं। चलिए। दोनों काउंट की कूपे में बैठे और कुछ ही मिनटों में उनके भवन के द्वार पर उतरे। काउंट ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बैठाया। अब शांतिपूर्वक बात करें, उसने कहा। जैसा आप देख रहे हैं, मैं पूर्णतः शांत हूं। आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? बोशां, पर वह तो आपका मित्र है। मनुष्य प्रायः अपने मित्रों से ही युद्ध करता है। कम से कम कोई कारण तो होगा। है। उसने आपके साथ क्या किया? कल रात्रि के समाचार पत्र में, पर आप स्वयं पढ़ लीजिए। और अल्बेर ने काउंट को वह पत्र दिया जिसमें उसने निम्नलिखित पढ़ा। जानिना से एक संवाददाता लिखता है। हमें एक ऐसा तथ्य ज्ञात हुआ है जो अब तक अज्ञात रहा था या कम से कम प्रकाशित नहीं हुआ था। नगर की रक्षा करने वाले दुर्गों को तुर्कों के हाथों सौंप दिया गया था, एक फ्रांसीसी अधिकारी द्वारा, जिस पर वजीर अली तेबेलिन ने पूर्ण विश्वास रखा था। उसका नाम फरनाव था। तो मोंते क्रिस्तो ने कहा, इसमें ऐसा क्या है जिसने तुम्हें विचलित कर दिया? क्या पाया मैंने? हाँ, तुम्हें इससे क्या कि जानिना के दुर्ग किसी फरनान नामक अधिकारी द्वारा तुर्कों को सौंप दिए गए। मुझे इसलिए कि मेरे पिता काउंट द मोर्सेर का बपतिस्मा नाम फरनाव था और तुम्हारे पिता अली पाशा के अधीन सेवा में थे। उन्होंने यूनान की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। यही तो कलंक है। प्रिय विस्काउंट, संयत हो जाओ। मैं उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहता। तो बताओ, फ्रांस में कौन जानता है कि यह फरनाव वही व्यक्ति है जो आज काउंट द मोर्सेर कहलाता है? और आज कौन जानिना की परवाह करता है, जिसे मेरा विश्वास है 1822 या 1823 में लिया गया था? यही तो विश्वासघात है। समय को बीत जाने दिया गया और अब उन भूली घटनाओं को खोदकर निकाला जा रहा है ताकि उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को कलंकित किया जा सके। मैं अपने पिता के नाम का उत्तराधिकारी होकर उस पर संशय की छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। मैं बोशां के पास अपने सहायक भेजूंगा, क्योंकि उसी के पत्र में यह लेख छपा है और वह इसे वापस लेगा। बोशां कुछ वापस नहीं लेगा, तो हमें युद्ध करना होगा। नहीं, तुम युद्ध नहीं करोगे। वह उत्तर देगा कि यूनानी सेना में फरनाव नाम के 50 अधिकारी रहे होंगे। फिर भी हम युद्ध करेंगे। ओह, काश ये सब मिट जाए। मेरे पिता, इतने महान सैनिक, इतना गौरवपूर्ण जीवन। या वह यह लिख सकता है, हमें विश्वास करने का पूर्ण कारण है
कि यहाँ उल्लिखित फरनाओं का काउंट दे मॉर्सेर से कोई संबंध नहीं, जिनका दिया गया नाम भी फरनाव है। मुझे पूर्ण और स्पष्ट प्रतिवापसी चाहिए, यह पर्याप्त नहीं। तो तुम अपने सहायक भेजोगे? हाँ, तुम भूल कर रहे हो। अर्थात आप वह सेवा अस्वीकार करते हैं जो मैंने आपसे मांगी थी। तुम जानते हो मैं द्वंद्व युद्ध के विषय में क्या सोचता हूँ। मैंने रोम में तुम्हें अपने विचार बताए थे, स्मरण है? इसके बावजूद, प्रिय काउंट, मैंने आज प्रातः आपको उसी अभ्यास में लिप्त पाया जो उन विचारों से मेल नहीं खाता। क्योंकि प्रिय मित्र, मनुष्य को एकांगी नहीं होना चाहिए। जब पागलों के बीच रहो तो पागल की भांति अभ्यास भी करना चाहिए। किसी भी क्षण कोई उन्मत्त उतने ही तुच्छ कारण से जितना तुम्हारा बोशां से विवाद मुझे ललकार सकता है, अपने सहायक भेज सकता है या सार्वजनिक स्थान पर अपमानित कर सकता है, तब मुझे उसे मारना ही होगा। तो आप मानते हैं कि आप युद्ध करेंगे? निश्चय ही। तो मुझे क्यों रोकते हैं? मैं यह नहीं कह रहा कि तुम युद्ध न करो, केवल यह कि द्वंद्व युद्ध गंभीर विषय है, विचार मांगता है। क्या उसने विचार किया होगा मेरे पिता का अपमान करने से पहले? यदि नहीं, और यदि वह स्वीकार कर ले, तो तुम्हें उसे दोष नहीं देना चाहिए। प्रिय काउंट, आप अत्यधिक उदार हैं और तुम अत्यधिक कठोर। कल्पना करो, सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूं उससे रुष्ट मत होना। मैं सुन रहा हूं। मान लो जो उसने प्रकाशित किया सत्य हो। कोई पुत्र अपने पिता के सम्मान पर ऐसा अनुमान स्वीकार नहीं कर सकता। हे भगवान, हम ऐसे युग में जीते हैं जहां बहुत कुछ स्वीकार कर लिया जाता है। यही तो युग का दोष है। क्या तुम उसे सुधारने चले हो? हाँ, जहां वह मुझे स्पर्श करे। क्या नैतिकतावादी हो तुम, प्रिय बालक? मैं ऐसा ही बना हूं। क्या तुम्हें सलाह का प्रभाव नहीं होता? होता है, जब मित्र दे। क्या मुझे मित्र मानते हो? हाँ, तो अपने सहायक भेजने से पहले सत्य जान लो। किससे? उदाहरण के लिए, हैदे से। इसमें किसी स्त्री को घसीटना, वह क्या कर सकती है? या यह बता सकती है कि तुम्हारे पिता का उसके पिता के पतन या मृत्यु से कोई संबंध न था, या यदि दुर्भाग्य से था तो तुम्हें सत्य से अवगत करा सकती है। मैं कह चुका हूं, मैं ऐसी संभावना स्वीकार नहीं कर सकता। तो तुम इस उपाय को अस्वीकार करते हो? हाँ, पूर्णतः। पूर्णतः। तो अंतिम परामर्श सुनो। हाँ, पर अंतिम ही हो। क्या तुम सुनना चाहते हो? मैं स्वयं आग्रह करता हूं, अपने सहायक बोशां के पास मत भेजो। क्यों? स्वयं जाकर उससे मिलो। यह प्रथा नहीं है, अत्यंत असामान्य होगा। तुम्हारा प्रसंग भी साधारण नहीं। तो मुझे स्वयं क्यों जाना चाहिए? क्योंकि तब यह विषय केवल तुम्हारे और बोशां के बीच रहेगा। निस्संदेह, यदि बोशां प्रतिवापसी करने को तैयार हो तो तुम्हें उसके सद्भाव का श्रेय उसी को लेने देना चाहिए। प्रतिवापसी उतनी ही निश्चित रूप से हो जाएगी। यदि वह इनकार करे, तब समय होगा कि तुम अपना रहस्य दो अजनबियों को सौंपो। वे अजनबी नहीं, मित्र होंगे। आज के मित्र कल के शत्रु हो सकते हैं। क्या बात कहते हैं आप? बोशां को ही देख लो। तो मैं सावधानी की सलाह देता हूं। तो आप समझते हैं कि मुझे स्वयं बोशां से मिलने जाना चाहिए? हाँ, अकेले। अकेले। जब किसी मनुष्य के आत्मसम्मान को स्पर्श करने वाली कोई बात प्राप्त करनी हो,
तो उसके अभिमान को आहत होने की आभा तक से बचाना चाहिए। मुझे लगता है आप ठीक कहते हैं। ये सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। मैं अकेला ही जाऊंगा। अच्छा, पर न जाना और भी अच्छा होता। ये असंभव है। तो जैसा कहते हो वैसा करो। फिर भी यह तुम्हारी पूर्व योजना से बेहतर है। उस दशा में बताइए, यदि मेरे सभी प्रयत्नों और निवेदनों के बाद भी मुझे युद्ध करना पड़े, तो क्या आप मेरे सहायक बनेंगे? प्रिय विस्काउंट, मोंते क्रिस्तो ने अत्यंत गंभीरता से कहा, तुमने देखा ही होगा कि मैं हर समय और हर स्थान पर तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। पर जो सेवा तुम मुझसे मांग रहे हो, वह उन सेवाओं के क्षेत्र से बाहर है जिन्हें मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ऐसा क्यों? संभव है एक दिन तुम स्वयं जान जाओ, और तब तक मेरे इस रहस्य पर कृपा करो। अच्छा, तब मैं फ्रांस और शातो रेनो को ले लूंगा। ऐसा ही करो, वे उपयुक्त रहेंगे। पर कम से कम यदि मुझे युद्ध करना ही पड़े, तो क्या आप मुझे एपी या पिस्तौल का थोड़ा अभ्यास करा देंगे? नहीं, यह भी असंभव है। वास्तव में आप बड़े विचित्र व्यक्ति हैं। तो आप इस विषय से कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहते? कुछ भी नहीं? अच्छा, फिर और कुछ नहीं। वेदा काउंट। वेदा, विस्काउंट। मॉर्सेर ने अपनी टोपी उठाई और बाहर चला गया। द्वार पर उसने अपनी गाड़ी ली और अपने क्रोध को यथासंभव दबाते हुए बोशां के यहाँ चलने का आदेश दिया। बोशां अपने समाचार पत्र के दफ्तर में था, अतः अल्बेर ने सारथी से वहीं चलने को कहा। बोशाओं का कार्यालय अंधेरा और धूल भरा था, जैसे प्रायः समाचार पत्रों के दफ्तर होते हैं। अल्बेर द मोर्सेर की सूचना दी गई। उसने नाम 2 बार दोहरवाया, फिर भी अविश्वास में पुकारा, अंदर आइए। अल्बेर भीतर आया, कागजों के बंडलों के बीच संभलते हुए, और हर आकार के बिखरे समाचार पत्रों से भरे लाल फर्श पर ठोकर खाते हुए। उसे देखकर बोशा ने विस्मय से पुकार भरी, इधर आइए, इधर आइए, प्रिय अल्बेर। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, किस दैत्य ने आपको यहाँ पहुंचा दिया? क्या टॉम थंब की तरह भटक गए हैं, या मुझे भोजन पर आमंत्रित करने आए हैं? कोई कुर्सी खोजिए। देखिए, उधर जेरेनियम के पास एक है। उस पौधे को देखकर ही मुझे विश्वास होता है कि संसार में कागज के अतिरिक्त भी पत्तियां होती हैं। मैं आपके पत्र के विषय में आपसे बात करने आया हूँ, बोशां, अल्बेर ने कहा। आप, मॉर्सेर, क्या चाहते हैं? एक प्रतिवापसी। आप, प्रतिवापसी? किस विषय में, अल्बेर? बैठिए। धन्यवाद, अल्बेर ने हल्का सा झुककर कहा। अब बताइए। ऐसे विषय में, प्रतिवापसी, जिसने मेरे परिवार के एक सदस्य के सम्मान को कलंकित किया है। अरे अरे, बोशा ने विस्मय से कहा, कौन सा विषय? यह असंभव है। वही विषय जिसके विषय में आपका संवाददाता जानिना से लिखता है। जानिना? हाँ, जानिना। आप सचमुच नहीं जानते कि मैं क्यों आया हूं? मैं शपथ लेकर कहता हूं, नहीं जानता। बैप्टिस्ट, कल का पत्र। आवश्यक नहीं, मैं अपनी प्रति लाया हूं। बोशा ने अंश पढ़ा, बुदबुदाते हुए, जानिना से एक संवाददाता लिखता है। आप देखते हैं, यह गंभीर विषय है, मॉर्सेर ने कहा। यह अधिकारी आपका संबंधी है? पत्रकार ने पूछा। हाँ, अल्बेर ने लज्जित होकर उत्तर दिया। तो आप चाहते क्या हैं कि मैं करूं? बोशा ने कोमलता से पूछा। जो मैं चाहता हूं, प्रिय बोशा, वह यह कि आप प्रतिवापसी प्रकाशित करें। बोशा ने उसे ध्यान से देखा, स्पष्ट सद्भाव के साथ। देखते हैं, उसने कहा, यह लंबी चर्चा होगी,
क्योंकि प्रतिवापसी सदैव गंभीर विषय होती है। बैठिए और मैं वे 3-4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं। अल्बेर बैठ गया और बोशा ने उन आपत्तिजनक शब्दों को पहले से अधिक ध्यान से पुनः पढ़ा। देखिए, अल्बेर ने दृढ़, लगभग कठोर स्वर में कहा, मेरे परिवार के एक सदस्य का अपमान आपके पत्र में हुआ है और मैं प्रतिवापसी चाहता हूं। आप चाहते हैं? हाँ, चाहता हूं। क्या मैं स्मरण दिला सकता हूं, प्रिय विस्काउंट, कि आप सभा से संबोधित नहीं हो रहे हैं? मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता, युवक ने उठते हुए कहा। मैं कल प्रकाशित उस समाचार की प्रतिवापसी चाहता हूं और उसे प्राप्त करूंगा। आप मेरे इतने मित्र हैं और इसलिए मुझे इतना जानते हैं कि ऐसी स्थिति में मेरी दृढ़ता समझ सकें। मैं आपका मित्र हूं, मॉरसेर, बोशा ने कहा, पर अंततः आप मुझे यह भूलने पर विवश कर देंगे यदि ऐसे शब्द कहेंगे। आइए, अब भी हम एक दूसरे से क्रुद्ध न हों। आप व्यथित हैं, उद्विग्न हैं, तो बताइए, यह फरनाव नामक संबंधी कौन है? मेरे पिता, और कोई नहीं, अल्बेर ने कहा। फरनाव मोंदेगो, काउंट द मॉर्सेर, एक पुराना सैनिक जिसने 20 युद्ध भूमियों पर युद्ध किया है, जिनके गौरवपूर्ण घावों पर अब सड़क की गंदी कीचड़ उछाली जा रही है। तुम्हारे पिता? बोशा ने कहा। तो बात भिन्न है। मैं तुम्हारे रोष को समझ सकता हूं, प्रिय अल्बेर। आओ, इसे फिर देखें। और उसने समाचार को पुनः पढ़ा, इस बार प्रत्येक शब्द तौलते हुए। पर तुम्हें कैसे झात कि पत्र में उल्लिखित यह फरना तुम्हारे पिता ही हैं? बोशान ने पूछा। मुझे नहीं झात, पर दूसरों को झात हो जाएगा। इसी कारण मैं प्रतिवापसी चाहता हूं। तुम प्रतिवापसी करोगे, है ना, बोशा? मॉर्सेर ने कहा, संयमित किंतु बढ़ते क्रोध के साथ। हाँ, बोशान ने कहा। अंततः, अल्बेर ने पुकारा, पर तभी जब मुझे यह सुनिश्चित हो जाए कि आरोप असत्य है। क्या? यह विषय स्पष्ट किया जाना चाहिए और मैं इसे स्पष्ट करूंगा। इसमें स्पष्ट करने जैसा क्या है? अल्बेर ने कहा। अपने आप इसे बाहर। यदि तुम्हें विश्वास नहीं कि यह मेरे पिता हैं, तो तुरंत कह दो। यदि विश्वास है कि वही हैं, तो उस विश्वास का उत्तर देने को तैयार रहो। बोशा ने अल्बेर की ओर अपनी विशिष्ट मुस्कान से देखा, जो हर भावना के साथ ढल जाती थी। महोदय, वह बोला, चूंकि हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं, यदि आप मुझे ललकारने आए हैं, तो सीधे आते, मित्रता और अन्य उबाऊ बातों में आधा घंटा ना गंवाते। यदि अब से हमारे बीच यही संबंध रहना है, तो स्पष्ट कहिए। यही रहेगा, यदि तुम उस घृणित कलंक को वापस नहीं लेते। एक क्षण, धमकियाओ नहीं, कृपया, अल्बेर मोंदेगो, विस्काउंट द मॉर्सेर। मैं उन्हें अपने शत्रुओं से भी सहन नहीं करता, मित्रों से तो और भी नहीं। तो तुम चाहते हो कि मैं कर्नल फरनाव के विषय में उस समाचार का खंडन करूं? एक ऐसा समाचार जिसमें अपने सम्मान की शपथ पर कहता हूं, मेरा कोई हाथ नहीं। हाँ, यही चाहता हूं, अल्बेर ने कहा। उसका मस्तिष्क चक्कराने लगा था। अन्यथा हम युद्ध करेंगे? बोशा ने पूर्ववत शांति से पूछा। हाँ, अल्बेर ने ऊंचे स्वर में दोहराया। अच्छा, बोशा ने कहा, तो यह मेरा उत्तर है, प्रिय महोदय। यह समाचार मेरे द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ और न मुझे इसका ज्ञान था, पर तुम स्वयं इसे मेरे ध्यान में लाए हो और अब मेरी रुचि इसमें जाग उठी है। अतः यह समाचार यथावत रहेगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकार द्वारा सत्य या असत्य सिद्ध न कर दिया जाए। उस दशा में, महोदय, अल्बेर ने कहा, मुझे आपको अपने सहायक भेजने का सम्मान होगा। आप उनसे स्थान और शस्त्र पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक वही, प्रिय महोदय। और हम आज साय मिलेंगे, यदि आप चाहें, या अधिकतम कल। नहीं नहीं, इतनी शीघ्रता नहीं।
समय आने पर मैं उपस्थित रहूंगा। और चूंकि मुझे उकसाया गया है, मुझे अपने मत देने का अधिकार है। और मेरा मत है कि समय अब भी नहीं आया। मैं जानता हूं तुम अच्छे तलवारबाज हो और मैं भी कुछ कम नहीं। मैं जानता हूं तुम 6 में से 3 बार लक्ष्य भेद सकते हो और मेरा भी लगभग वही लिखा है। मैं जानता हूं कि हमारे बीच द्वंद्व युद्ध गंभीर होगा क्योंकि तुम साहसी हो और मैं भी। अतः मैं न तो तुम्हें मारने का जोखिम लेना चाहता हूं, न तुम्हारे हाथों मरने का, बिना पर्याप्त कारण के। अब मैं तुमसे प्रतिप्रश्न करता हूं और अत्यंत स्पष्टता से, क्या तुम इस प्रतिवापसी के लिए इतने कटिबद्ध हो कि यदि मैं इसे न करूं, जबकि मैं तुम्हें बता चुका हूं, पुनः कहता हूं और अपने सम्मान की शपथ लेता हूं कि इस समाचार से अनभिज्ञ था, और जबकि तुम्हारे अतिरिक्त कोई डॉन जापेत जैसा व्यक्ति ही अनुमान लगा सकता था कि काउंट द मॉर्सेर को उनके पूर्व नाम फरनाव से इंगित किया गया है, तब भी तुम मुझे मार डालोगे? मैं पूर्णतः कटिबद्ध हूं। अच्छा, प्रिय महोदय, तब मैं भी तुम्हारे साथ कंठ काटने को प्रस्तुत हूं, पर मुझे 3 सप्ताह चाहिए। 3 सप्ताह बाद लौटाना और मैं तुम्हें या तो कहूंगा, हाँ, समाचार असत्य है, मैं उसे निरस्त करता हूं, अथवा हाँ, समाचार सत्य है, और तब तलवारें म्यान से निकलेंगी या पिस्तौलें उनके बक्सों से, जैसा तुम चाहो। 3 सप्ताह! अल्बेर्ट चिल्लाया। पर 3 सप्ताह तो 3 शताब्दियां हैं जिनमें मेरा अपमान होता रहेगा। यदि तुम मेरे मित्र बने रहते, बोशा ने कहा, तो मैं कहता, धैर्य रखो मित्र, पर तुमने स्वयं को मेरा शत्रु बना लिया है। अतः मैं कहता हूं, मुझे क्या। अच्छा, 3 सप्ताह, मोरसेर ने कहा, पर ध्यान रहे, 3 सप्ताह बाद कोई विलंब नहीं, कोई बहाना नहीं जिससे तुम बच सको। अल्बेर दे मोरसेर, बोशा ने भी उठते हुए कहा, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर नहीं फेंक सकता। अभी नहीं, 3 सप्ताह बाद, अर्थात 24 दिन बाद, तब तुम्हें मुझे आक्रमण करने का अधिकार होगा। आज 29 अगस्त है, अतः 21 सितंबर को, तब तक, और यह एक सज्जन की सलाह है, हम दोनों उन बुलडॉगों की भांति भौंकने से बचें जो जंजीरों से बंधे एक दूसरे तक पहुंच नहीं सकते। यह कहकर वह झुका, युवक की ओर पीठ फेर ली और मुद्रण कक्ष में चला गया। अल्बेर ने अपना क्रोध वहां पड़े समाचार पत्रों के ढेर पर उतारा, अपनी छड़ी के प्रहारों से उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। फिर वह बाहर निकल गया, यद्यपि 2-3 बार पीछे मुड़कर मुद्रण कक्ष के द्वार की ओर देखा। बुलेवार पार करने के बाद उसने अपनी गाड़ी के अग्रभाग पर कोड़े बरसाने आरंभ कर दिए, जैसे अभी अभी उसने उन निर्दोष कागजों पर बरसाए थे जो उसकी व्यथा का कोई निवारण न कर सके थे। उसी समय उसकी दृष्टि मोरेल पर पड़ी। ऊंचा मस्तक, दीप्त नेत्र, स्वतंत्र झूलती भुजाएं, जो पोर्ट सेंट मार्टिन की दिशा से चीनी स्नानागारों के सामने से होते हुए मादलेन की ओर जा रहा था। आह! अल्बेर ने आह भरकर सोचा, यह एक संतुष्ट मनुष्य है, और इस बार वह भूल नहीं रहा था